सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ इंसान भी होते हैं ऐसे, बट यहाँ पर दो चेहरे हो जाते हैं। ब्रेकिंग बैड नाम की सीरीज देखी होगी, उसमें जो मेन कैरेक्टर है उसने अपना नाम हीजनबर्ग रखा हुआ। इसने बॉल फेंकी, गोल्फ से ऐसे बॉल फेंकी, पता है वो बॉल है, दिख रही है, उसका कुछ मास है, उसकी पोजीशन आपके पास थी। एक जा रहा है क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है, या साइंस जो बच्चे चूज करते हैं ना, क्यूरियोसिटी इज द मेन थिंग विच मेक्स इट इजी फॉर यू पीपल, एंड थोड़ा इंटरेस्ट बना के पढ़ोगे ना तो मजा भी आएगा। Hello everyone, this is Sumandeep, your Vedantu chemistry teacher, and welcome everyone in our last session of structure of an atom chapter, जिसमें आज जो भी हम करने वाले हैं ना वो एटम की लास्ट क्लास होगी। एंड इसके बाद जो भी चैप्टर में एटम्स आएंगे, किसी एलिमेंट की बात होगी, आप उसको इस चैप्टर से जरूर रिलेट करने वाले हो, ठीक है। सो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं विद द लिटिल नोटिस कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंट जरूर लगवाइएगा, ओके। एंड साथ साथ मुझे बताइए कि आपने हमने क्या करा था लास्ट क्लास में, ये मुझे बताना है जरूर इन द कमेंट सेक्शन। एंड सब्सक्राइब चैनल एज आई जस्ट टोल्ड यू, ओके, बिकॉज जो भी मैं करवाने जा रही हूँ ये सारी डिटेल्स इसकी मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डालने वाली हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक मेंशन कर दिया है, सो यू कैन जस्ट फॉलो अ टेलीग्राम चैनल एज वेल, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बता रहे हो कि लास्ट क्लास में क्या करा था। आई गेस मोस्ट ऑफ यू गेस्ड इट राइट कि हमने लास्ट क्लास में बोहर मॉडल करा था। बोहर मॉडल, सारे एटॉमिक मॉडल्स की बात हुई थी, जिसमें से बोहर मॉडल जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल है। इसके बाद चलो क्वांटम में आ जाती है, क्वांटम इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट बोहर ने जो मॉडल दिया था वो आज तक एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके सारे पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे, लिमिटेशंस भी देख ली थी, बट आज हम कुछ जेई मेंस के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ये जो एटॉमिक ऑर्बिट्स, रेडियस एंड एनर्जी लिखा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसमें ना ये दो चीजें आती हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, and orbital and quantum numbers, and much more related to these quantum numbers and orbitals in our today's session, जिसमें आपको ऑफबर्ग प्रिंसिपल, हंट्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का भी पता होगा। बट कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो रहती है, केमिस्ट्री की बात हो एंड एक्सेप्शनल केसेस ना हम डिस्कस करें, ऐसा कैसे हो सकता है। सो ये सब करेंगे बाय द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आपको कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी मिलने वाले हैं एंड विच आर वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। सो बोहर मॉडल के पॉइंट्स आपको सारे याद होंगे, आई होप सबको पता ही है कि जैसे सेंटर में न्यूक्लियस है तो उसके अराउंड ये ऑर्बिट्स हैं। अब ये जो ऑर्बिट्स है ना, आप जैसे आप घर पे रहते हो तो बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं आपके घर के अराउंड, जो आपका घर भी किसी स्ट्रीट में होगा, है ना। सो वहां पर हर स्ट्रीट का जैसे नंबर होता है, ऐसे ही इन शेल्स के भी नंबर हैं एंड वी कॉल देम, और नेम क्या है, KLMN शेल। KLMN शेल, इसको कहेंगे 1 2 3 4। तो ये इन शेल्स के नंबर हैं एंड यहाँ पर इनके KLMN है, और जो ये नंबर है ना इसको हम N कहते हैं। N से हम इसे डिनोट करते हैं एंड इसका मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स की बात आने वाली है, क्वांटम फिजिक्स में नहीं जाने वाले, बट क्वांटम नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट हैं, और साइज भी बताता है हमें एटम्स का। तो ये बोहर ने बताया था। बट अब यहां से यहां तक का रेडियस कितना है भाई, ये भी पता होना चाहिए, है ना। जो इलेक्ट्रॉन इस शेल में है या इस शेल में है, या वो यहाँ से जंप कर रहा है या वापिस आ रहा है, तो उसके एनर्जी चेंजेस क्या हुए, तो वो सब भी बोहर ने हमें एक्सप्रेशंस दे दिए थे। तो क्या क्या एक्सप्रेशंस है, जैसे रेडियस के लिए हमें ये एक्सप्रेशन दिया है, रेडियस ऑफ एनी n ऑर्बिटल, चाहे वो कोई भी हो, n1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो। सो n स्क्वायर, व्हाट इज n, तो वही शेल नंबर। n कैन बी 1 2 3, जैसे KLM के लिए ये हो सकती है। एंड A0 इज दी वैल्यू गिवन 552.9 पिकोमीटर। ये वैल्यू जो है दिस इज लाइक फिक्स वैल्यू, एंड जब हम इसे पुट करते हैं वैल्यू को, जो हमारे पास रेडियस आता है वी कॉल इट बोहर्स रेडियस, ओके, बोहर्स ऑर्बिटल। इसे हम कहेंगे, ये जो फर्स्ट वाला है दैट इज कॉल्ड बोहर रेडियस, ओके, दैट इज कॉल्ड बोहर ऑर्बिट। आइदर बोहर ऑर्बिट चाहे बोहर रेडियस, डजंट मैटर। बट यहाँ पर इस चीज को एक्सप्रेशन याद रखना है, दे कैन आस्क यू M शेल के लिए बोहर ऑर्बिट की क्या वैल्यू होगी, है ना, तो वो ये आपको रेडियस मिल जाएगा उससे।
So you should remember it like this. But stationary, first stationary shell, stationary का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो वो इसी में रिवॉल्व करेगा, वो नहीं जाने वाला इसमें, ठीक है. इट इज नॉट गोइंग टू एंटर इनटू अनदर शेल, अपने आप जंप नहीं करेगा. ओके. बट अगर हम जा रहे हैं किसी अपर शेल में या लोअर शेल में, फिर आती है एनर्जी चेंजेस की बात कि इलेक्ट्रॉन, ये हमने लास्ट क्लास में करा था कि अगर इलेक्ट्रॉन वहां तक जंप कर रहा है, आप जंप कर रहे हो, मैं यहाँ पर जंप करती तो मेरी कुछ एनर्जी तो होनी चाहिए. अगर मैंने खाना नहीं खाया और मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ तो आई कांट जंप, तो आई नीड एनर्जी टू जंप फ्रॉम हियर टू देयर, है ना. सो वो एनर्जी चेंजेस हमें पता करने हैं. सो उसके लिए भी एक्सप्रेशन है. तो स्टेशनरी शेल जो है हमारे पास, स्टेशनरी स्टेट के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया. व्हाट इज आर एच हियर? आर एच हमने लास्ट क्लास में भी करा था, रिजबर्ग कांस्टेंट. रिजबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर भी होगी. एंड एन क्या दिखा रहा है? एन इज इंडिकेटिंग कोई भी क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कोई भी वैल्यू आ सकती है. इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3 और मोर देन दैट. बट आर एच की वैल्यू हमने लास्ट क्लास में भी करी थी, यहाँ पर नेगेटिव साइन इज देयर. तो उसका मतलब क्या है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं. सो यहाँ पर हमें जब एनर्जीज ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स, यहाँ ये तो आ गया हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, दिस इज जस्ट फॉर हाइड्रोजन. बट अगर मैं हाइड्रोजन के अलावा कोई और ले लूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन में भी ये हाइड्रोजन गैस आयनाइज होगी थी H पॉजिटिव में, है ना. सो यहाँ पर क्या है, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो किसी ऐसे एलिमेंट में, जैसे हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम पॉजिटिव आ जाए, है ना. सो उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 1 बचा. तो उनके केसेस में ऐसे लिथियम के लिए भी आ सकता है, बेरिलियम के भी आ सकता है. तो वहां पर Z आ जाता है उनका एटॉमिक नंबर, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर डालनी है. एंड यू विल गेट द आंसर फॉर एनर्जी ऑफ दोज ऑर्बिटल्स एज वेल, ठीक है. सो इस चीज का ख्याल रखना है. और जब हम ये करते हैं, इनका ही रेडियस निकालना हो किसी ऐसे आयन का जो कि हाइड्रोजन नहीं है, लिथियम हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, हीलियम हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाते. तो ये एक लिमिटेशन भी रहती है बोहर्स मॉडल की कि इसने हायर एलिमेंट्स के लिए नहीं एक्सप्लेन करा, इसने सिर्फ उन्हीं के लिए एक्सप्लेन करा जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था. ही जस्ट टॉक्ड अबाउट देम. तो सेम एक्सप्रेशन है, आर ए था वहां पे एन स्क्वायर, बट यहाँ पर उसको जेड से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है. जेड की वैल्यू एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करेगी, वो तो पता ही है ना. सो अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है. आप यहाँ से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए, तो जंप करने में जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करा, दिस इज इनिशियल लेवल और ये है फाइनल लेवल. तो एनर्जी लगी कुछ, तो जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, कि फाइनल में चलते टाइम कितनी एनर्जी थी एंड इनिशियल पे कितनी है, वो एनर्जी का डिफरेंस है. अब हमने एक्सप्रेशन यहीं पे करा है, आई विल जस्ट शो यू. ये वाला एक्सप्रेशन करा है ना, माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर, तो बस वो यहीं पे डाल दिया, माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर. एन ऑफ फाइनल कि कितने नंबर पे जंप करा है, सपोज वो गया है 1 2 3, सो वो n इक्वल टू 1 2 n इक्वल टू 3 गया है, तो एन एफ क्या होगी 3 एंड एन इनिशियल क्या होगी 1. ओके. एंड N1 को ना हम ग्राउंड स्टेट मानते हैं, दिस इज ग्राउंड स्टेट. लाइक आपके घर का एक लेवल होता है ना, जो सबसे नीचे वाला रूम है वो जब ऐसे ही बाहर है तो बिल्कुल उसे हम कहते हैं ग्राउंड फ्लोर, और उसके ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर. बट यहाँ पर उसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, लाइक दैट. सो अब मैंने इसमें से आर एच जो है वो कॉमन आ जाएगा, वो मैंने कॉमन निकाल लिया, एंड माइनस भी कैंसिल हो जाएगा. सो इट इज n अपॉन 1 अपॉन एन आई स्क्वायर एन एफ स्क्वायर. तो मेरे पास आर एच की वैल्यू तो पता ही है मुझे, ये वैल्यू है, फाइनल एक्सप्रेशन आता है. मैंने एक और चीज़ बताई थी लास्ट क्लास में, देखो जिसको नहीं पता, जब आपको जंप करना है, जो मैं पहले बता रही थी, तो एनर्जी लगेगी. तो अगर इलेक्ट्रॉन N1 से N3 पे गया है तो एनर्जी लगी है मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है. तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी. इसमें जो वैल्यू डालोगे N1 N3, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए. बट अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो अब ये इनिशियल हो गई और फाइनल तो ग्राउंड लेवल हो गया. तो जब यहाँ पर आ रहा है तो वहाँ पर वो एनर्जी एमिट करते हुए आ रहा है, रिलीज करते हुए आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर वैल्यू जो आनी है वो नेगेटिव आएगी.
तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। मैं बता रही थी ना कि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू कब रहेगी, और जो इस एक्सप्रेशन में नेगेटिव वैल्यू थी ना, ये इंडिकेट कर रही है कि जब इलेक्ट्रॉन बहुत एक डिस्टेंस पे है, जिसको हम इक्वल टू इन्फिनिटी मान लेते हैं, कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एट अ वेरी मच डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, तो उसे हम एन इन्फिनिटी मांग लेते हैं। तो जैसे जैसे वो इन्फिनिटी से न्यूक्लियस के पास आ रहा है, N1 में आ रहा है, N2 में, N3 तक अप्रोच कर रहा है, तो उसकी एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो इसीलिए ये नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट थिंग। ओके, तो ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि दूर के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम n इज इक्वल टू इन्फिनिटी मान लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितने शेल्स है, कहाँ पर रुका है जाकर, ठीक है। सो इसलिए उसको इन्फिनिटी लेते हैं। सो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो आपको रेडियस का एक्सप्रेशन, एनर्जी का एक्सप्रेशन, सेम फॉर ऐसे एलिमेंट जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनके आयंस, उनके लिए एक्सप्रेशन जो लिखे हैं उनको आप लिख लेना, एंड उसको रिवाइज करना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जेईई मेंस एग्जाम। ओके, लास्ट क्लास में हमने सिर्फ बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करा था। अब मुझे क्या निकालनी हो, उसकी फ्रीक्वेंसी, कि अच्छा इलेक्ट्रॉन जंप तो कर गया फ्रॉम N1 टू N3, अब इसकी एनर्जी चेंज कितना हुआ, और सॉरी फ्रीक्वेंसी से कितना गया, ऊपर गया ना, या वापस आया तो लहलाते हुए ऐसे आया वापस, तो कितनी फ्रीक्वेंसी से एनर्जी रिलीज करी है। सो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, हमने लास्ट क्लास में करा था, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल आएगी, डेल्टा E अपॉन एच। सो जो भी वैल्यू आई थी उसको डिवाइड कर देना है h से। सो ये कैंसिल करके मेरे पास ये वैल्यू आती है। दिस एक्सप्रेशन विल हेल्प यू टू फाइंड आउट न्यू वैल्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये एक्सप्रेशन काम में आएगा। देखो भाई, घबराना नहीं है, जेई के स्टूडेंट हो तो माइंडसेट बना के रखना है कि कुछ तो डिफिकल्ट आएगा ना। सो दिस इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट थिंग फॉर रिमेम्बरिंग, है ना। ऐसे ही आपको निकालनी हो लैम्डा की वैल्यू, तो ये कैसे निकालोगे, तो ये आपके लिए मैं छोड़ के जा रही हूँ, इसके लिए लास्ट क्लास देख सकते हो आप लोग, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे वो भी पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में आ जाता है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट्स रीड दिस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट आर दी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ पूछ ली यहाँ पर, तो वेवलेंथ मैं आपके लिए छोड़ जाऊंगी, फ्रीक्वेंसी आई कैलकुलेट। ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम N5 स्टेट टू N2, N5 से वो N2 पे आके गिरा है, तो N फाइनल क्या है, 2 पे गिरा है आकर, N इनिशियल क्या है, दैट इज N5। दिस इज द वैल्यू। उन्होंने हमें पूछा है ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछी है, तो हमें ये एक्सप्रेशन यूज करना है। सो वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन 3.29 इंटू 10 रेज टू पावर 15 एंड 1 अपॉन N I स्क्वायर माइनस N F स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें वैल्यू किसकी डालनी है, सेम चीज, एंड N I क्या है, 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। ओके, सो ये वैल्यू निकालनी है। आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, सो आपके पास आंसर आएगा 6.91 इंटू 10 रेज टू पावर 14 हर्ट्ज। तो ये आपके पास आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये तो फ्रीक्वेंसी का हो गया। अब आपको अगर वेवलेंथ निकालनी है, आई विल टेल यू के फॉर्मूला क्या यूज करते हो, वेट। सो अगर मुझे अब इसकी वेवलेंथ निकालनी है, एनर्जी का तो हो गया, सो नाउ व्हाट कैन आई डू, लेट्स इरेज ऑल दिस। अब आपके पास एक्सप्रेशन तो आपको याद है, E इज इक्वल टू एच न्यू, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा। तो आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है। E का एक्सप्रेशन पता है हमें, H की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, पुट दीज वैल्यूज यू विल गेट सम आंसर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ क्या हुआ है। इन्होंने उल्टा एक्सप्रेशन, मतलब मैंने तो सीधा एक्सप्रेशन यूज कर लिया, यहाँ पर सीधा डेरिवेशन करी है। सो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, बट ये लेंथी हो जाता है। सो मैंने तो सिंपल आपको वो याद करने वाली वैल्यू बता दी थी, जो ये फॉर्मूला था, दिस फॉर्मूला, यू कैन यूज दिस, है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि वो 5 से 2 पे आ रहा है, तो एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आई है, दैट इज वाई एनर्जी वैल्यू इज नेगेटिव ओवर हियर। बट आगे जाकर न्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 6.91 10 रेज़ टू पावर 14 हर्ट्ज। ऐसे ही लैम्डा इज इक्वल टू दिस वैल्यू, सो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर एज वेल। तो ये आ रही है 434 नैनोमीटर। तो विबग्योर के अकॉर्डिंगली क्या मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ये कौन से कलर को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, बताइए, ठीक है। तो वो उसी कलर की ऐसे कलर
फुल एमिशंस, तभी आपको चीज़ों के कलर्स कई बार दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन हो रही होती है, ठीक है। तो जब ये आते हैं नीचे, जैसे फिर एक फिनोमिना ऑब्जर्व होता है फ्लोरेसेंस जिसे कहते हैं, बट वो डीप चला जाता है, उसमें नहीं जाएंगे, बट हाँ ये कुछ कलर देते हुए नीचे आएगा, ठीक है। सो इस चीज़ को याद रखना। अब ऐसे ही बोहर का जो मॉडल था, जो भी एक्सप्रेशन थे वो सारे हमने कर लिए। लास्ट क्लास में जस्ट कवर करी थी हमने थ्योरी, आज की क्लास में हमने न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए जो फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड हैं सारे कवर कर लिए। अब आती है ड्यूल नेचर की बात। सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ इंसान भी होते हैं ऐसे, बट यहाँ पर दो चेहरे हो जिनके, तो ऐसे नेचर उन्होंने बोला कि जैसे लाइट का नेचर ड्यूल हो सकता है, लाइट का वेव नेचर भी है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी है जो प्लैंक ने बता दिया, या हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बता दिया, बट मैटर का भी क्या हो सकता है, ड्यूल नेचर। मेटल का ड्यूल नेचर कैसे हो सकता है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। तो डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने हमें ये एक्सप्रेशन दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम वी क्या रहता है, मोमेंटम, p is momentum here, v is velocity, m is the mass, किसी भी पार्टिकल का ले रहे हो क्योंकि मैटर को कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, लैम्डा वेवलेंथ है, h is प्लैंक्स कांस्टेंट। सो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया उसने इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कोई ना कोई क्या रहेगा, मोमेंटम रहेगा, एंड ही हैज लिंक्ड द वेवलेंथ विद मोमेंटम एज वेल, ठीक है। सो ये बिहेवियर एक्सप्लेन करा डी ब्रॉगली, इसे हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इसे क्या याद रखना है, ये चीज सिर्फ एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक थिंग्स के लिए। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो चीजें मुझे नहीं दिख रही, जैसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे, है ना। अगर मैं इसको अप्लाई करूं, अब मैटर तो सारी चीजें हैं, मैटर तो ये भी है, मैटर तो पेन भी है, मैटर तो हम भी हैं, मैटर एक बॉल भी है, बट अगर आप बॉल को फेंकोगे एंड उसकी वेवलेंथ या उसकी वेलोसिटी निकालना चाहोगे, वो किस वेवलेंथ से, अच्छा वेलोसिटी पता है बट वेवलेंथ आपको उसकी निकालनी है ना। सो वो चीज़ों की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बड़ी आती है, इसीलिए उसको फिर माइक्रोस्कोपिक थिंग्स के लिए ही यूज करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आएगा हमारे पास, माइक्रोस्कोपिक नहीं है, मैक्रोस्कोपिक है, बॉल ले ली हमने, बॉल का मास ले लिया 0.1 kg। What I am going to do, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। सो यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, 6.636 इंटू 10⁻⁻34। m की वैल्यू क्या गिवन है, 0.1 kg। वेलोसिटी कितनी है, 10, तो इनको मल्टीप्लाई करो, ये तो 1 के इक्वल ही आ गया। सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 6.636 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। -34 मीटर कितना छोटा नंबर है, क्या इसको मेजर कर सकते हैं, नहीं, वी कांट मेजर दिस वैल्यू। इसीलिए ये मैक्रोस्कोपिक थिंग्स के लिए अप्लाई ही नहीं होता, क्योंकि बॉल मैंने फेंकी है, उसकी मुझे वेवलेंथ निकालनी हो, वो इतनी कम वैल्यू है, उसको निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ इसकी, अच्छा इसकी अगर मैं एग्जाम्पल लेती इलेक्ट्रॉन के लिए, अब एक्सप्रेशन से क्या पता चल रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, जैसे मैंने यहाँ करा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो मास इलेक्ट्रॉन का क्या है, बहुत कम, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो वेवलेंथ की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी, है ना, तो वो मेजर हो सकती है, दैट इज मेजरेबल। बट अगर मास ज्यादा है तो वैल्यू वेवलेंथ की बहुत कम आने वाली है, ठीक है। सो ये पहला एक्सपेरिमेंट था, पहला ऐसा एक्सप्रेशन था जो हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बताकर ये बता रहा है कि जो मैटर है वो भी ड्यूल नेचर रख सकता है, ठीक है, रेडिएशंस के जैसे। नेक्स्ट आता है वेरी इंटरेस्टिंग वन, आपने किसी ने ब्रेकिंग बैड नाम की सीरीज देखी होगी, उसमें जो मेन कैरेक्टर है उसने अपना नाम हीजनबर्ग रखा होता है, क्योंकि वो केमिस्ट होता है, तो उसके माइंड में आता है सबसे पहले जब उसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या, उसे फेक नेम बताना होता है तो बोलता है हीजनबर्ग। तो किसी को नहीं पता होता कि उसने अपना नाम हीजनबर्ग रख लिया, क्योंकि मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ तो मुझे तो बहुत फनी लगा था, मुझे केमिस्ट्री आती है, जिनको केमिस्ट्री आती है उसको हीजनबर्ग का नाम सुन के तो हंसी आएगी, बट जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए इट वॉज नॉर्मल, है ना, बट मेरे लिए नहीं था, इट वॉज अ वेरी फनी थिंग। सो देख सकते हो अगर आप केमिस्ट्री के गीक हो ना तो ब्रेकिंग बैड इज अ गुड सीरीज फॉर यू। हाँ, तो मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ बट जस्ट टेलिंग यू। अब यहाँ पर हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है कि सपोज इलेक्ट्रॉन इस शेल में घूम रहा है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मुझे कैसे पता वहाँ पर है, हाउ डिड आई डिटर्मिन दैट, आई कांट।
इसने बताया कि ये मूव कर रहा है ऑल द टाइम, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, वो तो घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के घूमने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर उसकी पोजीशन है? तो हीजनबर्ग ने बताया साइमल्टेनियसली वर्ड आता है यहाँ पर। साइमल्टेनियसली मतलब क्या है? साइमल्टेनियसली आप मेरी क्लास देख रहे हो, साथ साथ में खा रहे हो, दैट इज साइमल्टेनियस एक्ट। मम्मी घर में खाना बना रही है किचन में, साथ में सीरियल भी देख रही है टीवी में लगा हुआ, आपको भी दे रही है और बातें भी कर रही है ना, साथ में वॉशिंग मशीन भी चल रही होगी शायद। तो ये सारे साइमल्टेनियसली टास्क करे जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर साइमल्टेनियसली का मतलब मैं सेम टाइम पे जो चीज़ें कर रही हूँ। तो इसने क्या बताया हिजनबर्ग जी ने, इन्होंने बोला कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कि वो कहाँ पर है एंड उसकी वेलोसिटी, वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, ये आप पता नहीं कर सकते। हाँ, घर से पापा जा रहे हैं सिटी की तरफ एंड उनको पता है कि वो इस मॉल के बाहर पहुंचे हैं, स्पीड अभी 60 है, तो ये चीज़ें तो पता चल जाती हैं, बट यहाँ पर नहीं पता चलता माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की जब बात होती है। इलेक्ट्रॉन के केस में यू कैन नॉट डिटर्मिन दैट, ठीक है। आप नहीं बता सकते एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था? मोमेंटम से रिलेटेड था, मोमेंटम इज m/v, या फिजिक्स में करोगे, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है? दिस डेल्टा इज इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, p इज इंडिकेटिंग, डेल्टा p मीन्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। एंड दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। अब मैंने इसकी जगह पर वैल्यू डाल दी mv, तो मेरे पास क्या आ गया? v इधर रहेगी और 4πm आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द मेन एक्सप्रेशन फॉर हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, बट अगेन ये सिर्फ अप्लाई हो रहा है माइक्रोस्कोपिक चीज़ों पे, मैक्रोस्कोपिक पे क्यों नहीं हो रहा? मैक्रोस्कोपिक चीज़ की ना एग्जाम्पल लेते हैं, दिस वन। तो अब ये क्या बता रहा है इसने, सिग्निफिकेंस क्या थी इसकी? इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। इसने बॉल फेंकी, गोल्फ से ऐसे बॉल फेंकी, पता है वो बॉल है, दिख रही है, उसका कुछ मास है, उसकी पोजीशन आपके पास थी, आपने जिस वेलोसिटी से फेंका है, आप अगर उसको कैलकुलेट कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी दूर जाके गिरेगी। अगर मैं ये पेन बहुत ज़ोर से मार रही हूँ तो शायद वो लास्ट में बेंच में मेरे क्लास में बच्चा बैठा उसके तक लगेगा, या मैं मिडल में कहीं किसी पे फेंक रही हूँ, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, पेन की पोजीशन क्या थी और मैंने किस वेलोसिटी से फेंका है। तो मैक्रोस्कोपिक चीज़ों के लिए ये एप्लीकेबल है, बट माइक्रोस्कोपिक के लिए ये नहीं है। जैसे इस गोल्फ खेलने वाले कार्टून को पता है कि वहाँ पे फेंकना है, वो आपकी तरफ फेंक रहा है, इट्स लाइक कैमरा पे फेंक रहा है, अज्यूम लाइक दिस। तो इसने भी खत्म ही कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स का आप पता ही नहीं कर सकते। कैसे पता करोगे? जैसे सोचो आपको इस पेन की लेंथ मेजर करनी है, अब आपको एक स्केल चाहिए, इसकी लेंथ कितनी होगी? आपको लगता है कि ठीक है 15 सेंटीमीटर होगी, बट अगर सपोज उस स्केल के ऊपर कोई है ही नहीं मार्क, तो आपको कैसे पता ये 14.7 है, 15 सेंटीमीटर है, 16 है, 16.12 है, कुछ भी है? हाउ कैन आई टेल? वी कैन नॉट। तो हमें उसको मेजर करने के लिए एक स्केल चाहिए जिसके ऊपर उससे छोटे छोटे लाइंस बने हों। तो इसको अगर मैं अप्लाई करूं इधर इलेक्ट्रॉन के केस में, तो मुझे ये जो इधर घूम रहा है, मुझे इसकी पोजीशन और इसकी वेवलेंथ दोनों मेजर करने के, वेलोसिटी मेजर करने के लिए मेरे पास एक ऐसी स्केल हो जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटी हो, जिसके डिजिट्स जो भी लाइंस हो वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हो, सो दैट इसको मैं मेजर कर लूँ। अब इलेक्ट्रॉन तो क्या है? एक पॉइंट चार्ज है, दैट इज डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है। तो चलो आप इसको एक लाइट रेडिएशन से हिट करवा भी देते हो, आपने किसी लाइट रेडिएशन से इसको हिट करवा दिया, अब उसमें क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो लैम्डा अब किसी लाइट से आपने हिट करवाया है ना, तो उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी होनी चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन की से भी छोटी होनी चाहिए। तो अगर वो इतनी छोटी हो गई तो जो मोमेंटम है ना वो कितना हाई होगा। सो दैट इज नॉट समथिंग जो आप अज्यूम कर सकते हो, वो तो अज्यूम ही नहीं हो रहा, वो एप्लीकेबल ही नहीं है। ये बातें करने में तो अच्छी हैं बट प्रैक्टिकली ये ठीक नहीं है ना। सो वही डायलॉग यहाँ पे अप्लाई होता है कि ये तो सेंस ही नहीं बन रही इस चीज़ की, तो इसीलिए वो रूल आउट ही कर दिया इसने ये चीज़ को। ओके, एंड इसका सिग्निफिकेंट था जस्ट फॉर माइक्रोस्कोपिक थिंग एंड नेग्लिजिबल है मैक्रोस्कोपिक थिंग्स के लिए, बड़ी चीज़ों के लिए अप्लाई नहीं होता, सिर्फ छोटी चीज़ों के लिए है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे उस पर पता चल जाएगा।
ठीक है। सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया है एक सिंगल चीज को, यहाँ पर मैंने लिया एक सब्सटेंस जिसका मास है, कोई चीज ली उसका मास है 16 इंटू 10 kg 6 kg 10 kg इतने मास की। तो ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी तो बहुत कम है ना, माइक्रोज में है ना। सो यहाँ पर मैंने इसका मास ले लिया। अब यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, जब मैंने वैल्यूज डाली तो मेरे पास अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या आ रही है, 10⁻⁻28। कैन आई मेजर दैट? नो, अगेन आई कांट मेजर दैट। बट अगर मैं सेम इलेक्ट्रॉन के लिए कर लूं, इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10⁻31 डाल दी, अब उसके लिए मैंने अप्लाई करा तो मेरे पास एक वैल्यू आ रही है 10⁻⁻4। दैट इज समथिंग विच इज एप्लीकेबल, जो थोड़ी अज्यूम हो सकती है। बट ये है 10⁻⁻4, -4 में आ गई है वैल्यू। अब ये भी जो है ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी आपको अनसर्टेनिटी ही बता रही है कि कैसे अनसर्टेनिटी होगी। अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँ, है ना, अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो उसकी वैल्यू आएगी 10⁻। सो अगर इसमें अनसर्टेनिटी इतनी आई है -4, अगर ये वैल्यू आई है मेरे पास दोनों की मिलाकर 10⁻⁻4, अब मैं बोलूँ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन दैट इज x, कि मुझे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता करनी है या पता करनी है इलेक्ट्रॉन की, तो मेरे पास अनसर्टेनिटी आई है 10⁻8 10⁻⁻8 आई है। तो मेरे पास फिर भी वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी आएगी, ये तो है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो मेरे पास क्या आएगी 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू तो फिर भी 10⁻4 है ना, इतनी बड़ी वैल्यू है। और एटम का साइज तो बहुत ही स्मॉल है, वी कांट इवन सी इट, किसी ने देखा भी नहीं है। तो इतनी स्मॉल वैल्यू मतलब वो बोहर ऑर्बिटल में है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। बट देयर इज अनसर्टेनिटी, कि अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है, वी कैन नॉट फाइंड आउट कि उसकी पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है। अगर आपको पोजीशन पता चल गई तो वेलोसिटी तो भूल ही जाओ, तो फिर कैसे पता चलता है कि कहाँ पर है वो। देन कंसेप्ट आता है कि ये जो कंसेप्ट मैं अभी तक पढ़ा रही थी, ये कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, वो तो सिर्फ आपको एक मॉडल समझा रही थी, बट एक्चुअल में हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। यस, वी डोंट नो। तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर ये चीज वो एक न्यूमेरिकल है, आई विल शो यू। बट हमारे पास ऐसे आती है ऑर्बिट। ये क्या बता रही है कि ये आया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे, बट इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड है, दिस वन, कि हमें सिर्फ अंदाजा है, प्रोबेबिलिटी पता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दैट इज समथिंग वी नो, बट हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, वो कहीं पे भी हो सकता है इन जोन में। ओके, सो ये हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें बताया था। अब एक क्वेश्चन जो मैं दिखा रही हूँ, so this question is saying a microscope using suitable photon is employed to locate an electron within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of velocity? So expression क्या था, delta x delta v is equal to or this 4 pi m. Suitable photon to find out the position of electron बोला है यहाँ पर, है ना। सो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, मुझे इंस्टेंटेनिटी इसमें निकालनी है वेलोसिटी में, तो h/4 पाई m डेल्टा x। h की वैल्यू क्या है 6.636 इंटू 10⁻⁻34, 4 इंटू 3.14, एंड देन मास कितना इलेक्ट्रॉन का 9.1, 10⁻⁻31 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस 0.1 एंगस्ट्रॉम है, तो कितना होगा 10⁻⁻10 मीटर। अब इसकी वैल्यू निकालो, यू आर गोइंग टू गेट वैल्यू अराउंड 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, विच इज वेरी हाई। तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है इन डिटर्मिनिंग द वेलोसिटी। ओके, अगर आपने यूज करा भी है एक सूटेबल लाइट को जिसमें फोटोन्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड उसकी वेलोसिटी मेजर करने के लिए, वेलोसिटी इज कमिंग वेरी हाई। ओके, सो ये प्रिंसिपल याद रखना है, हमेशा लाइफ टाइम आपके लिए काम आने वाला है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके हम ऑर्बिट्स की। तो ऑर्बिट्स क्या है, दिस इज दी लाइक प्रोबेबिलिटी पता है हमें नहीं पता एक्चुअल में कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये रहता है एक्चुअल, ऐसी दिखती है। अब मैं अभी तक इसको मैंने बोल दिया ऑर्बिटल, मैं ऑर्बिटल बोल रही हूँ।
सो अभी तक हमने बोहर ऑर्बिट्स की बात करी थी. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोहर ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल? ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल. ऑर्बिटल हमें बता रही है कि ये स्पेस में कोई रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, कि उसके हाई चांसेस हैं. आपका भाई अभी घर पे नहीं है, बट मैक्सिमम चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो अभी अपने दोस्तों के घर पे होगा या दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने गया है. तो दैट इज ए प्रोबेबिलिटी. मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी मम्मी को अगर नहीं पता तो मम्मी को आइडिया होगा कि अच्छा अभी कॉल नहीं उठा रही तो शायद काम पे होगी. तो दैट इज ए प्रोबेबिलिटी. पता नहीं है कि मैं यहाँ हूँ या मैं कहीं और जा सकती हूँ, बट माई मॉम्स प्रोबेबिलिटी इज कि मैं यहाँ पर हूँ. वो ऑर्बिटल से पता चलता है. बट यहाँ पर जो ऑर्बिट्स हैं बोहर, दीज आर दी सर्कुलर पाथ्स. जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सोलर सिस्टम में, वो एक सर्कुलर पाथ उनका एक फिक्स रहता है, तो उसमें ही रिवॉल्व करते हैं. तो ऑर्बिट इज अ डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. ओके, एंड ये शेप सर्कुलर रहती है, जैसे सन सोलर सिस्टम की बात कर ली. बट इसकी कोई फिक्स नहीं है, इसकी पोजीशन कोई फिक्स नहीं है. दिस इज समथिंग यू शुड कीप इन माइंड. ये डिफरेंस याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऑर्बिट की जगह पे ऑर्बिटल बोल देते हैं, ऑर्बिटल की जगह पे ऑर्बिट बोल देते हैं. सो यहाँ पर ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. बट अब आती है क्वांटम नंबर्स की बात. क्वांटम नंबर्स क्या है? अब मैंने बात करी सोडियम मेटल की. सोडियम का नंबर है 11, तो इसमें क्या है 11 इलेक्ट्रॉन्स. तो मुझे कहाँ पता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम रहे हैं? सो क्वांटम नंबर्स एक्चुअली टेल यू द एड्रेस कि कहाँ पर है वो इलेक्ट्रॉन. जैसे कि अभी मुझे सपोज आपके लिए कोई गिफ्ट भेजना है और आप कहीं पे रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, तो आपका नाम सपोज आपको मुझे भेजना, चलो ये ले लो, है ना, मैं दिल्ली में हूँ और मेरा नाम है सुमन. तो मेरे नाम के कितने ज़्यादा लोग होंगे दिल्ली में, है ना, मेरे नाम के. तो आपको नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ, तो फिर आपको आइडिया लगाना होगा साउथ दिल्ली या ईस्ट दिल्ली या वेस्ट दिल्ली या कौन सा वाला पोर्शन. उसके बाद भी आपको एरिया पता करना पड़ेगा. एरिया है कि चलो यहाँ पर है, मालवीय नगर में है, सीपी में है, हौस खास में है, कहाँ पर है. उसके बाद उस एरिया में भी कितने लोग होंगे. सीपी में इतने नाम मेरे नाम के लोग होंगे, सुमन नाम की लड़कियां होंगी. अब वहां पर आपको मेरी गली नंबर पता करना होगा. गली नंबर में भी इतने सारे घर होंगे, तो आपको मेरा घर पता करना होगा. तभी जो आप मेरे को कुछ भेजने वाले हो तभी वो मेरे तक पहुंचेगा, है ना. सो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहती है. ऐसे ही क्वांटम नंबर्स इज लाइक द सेम. ये आपको एक्चुअल एड्रेस बताते हैं. सो सेट ऑफ फोर है यहाँ पर. 4 नंबर रिक्वायर्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली, कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं क्वांटम नंबर्स. तो एज मैंने बता ही दिया कि 4 मेंबर्स हैं यहाँ पर. तो 4 नंबर सॉरी कौन कौन से हैं? दीज 4. नंबर 1 प्रिंसिपल, सबसे नंबर फर्स्ट पे आना चाहिए. तो जब बोहर का लेक्चर आज हमने स्टार्ट भी करा ना बोहर के टॉपिक से, उसमें सबसे पहले इसकी वैल्यू की बात हुई थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट इज n. प्रिंसिपल से पता चल गया. एजीमुथल क्वांटम नंबर, घबराना नहीं है, इजी है, बाद में बहुत इजी हो जाएगा. फिर आप सोचोगे पूरी केमिस्ट्री में सबसे इजी टॉपिक ही ये है, और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. लिख कर ले लो, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर इसकी वैल्यू है L. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ml से दिखा देते हैं, और यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर है m. ms लिखते हैं उसको, क्योंकि दोनों m लिख नहीं सकते थे, तो एक को L लिख दिया, एक को S लिख दिया. अब हम एक एक करके इनको समझने वाले हैं. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या पता चल रहा है? इट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग के साइज कितना है ना. डिटरमिन द साइज एंड एनर्जी. एनर्जी के एक्सप्रेशन याद करो, E इज इक्वल टू -2.18 वाला जो एक्सप्रेशन था, उसमें डिवाइडेड बाय n स्क्वायर था ना, जिसमें हम बात कर रहे थे NF एंड NI की. तो वो n क्या था? लेवल, कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है. तो KLMN का जो N1 N2 एंड N3 था, वो क्या थी? उनकी शेल्स, उनकी ये बता रहा था, नंबर बता रहा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, ये आपको मोटा मोटा ये बता रहा है कि मैं अगर दिल्ली में हूँ तो कौन से वाले एरिया में हूँ, K में हूँ, L में हूँ, M में हूँ या N में हूँ. उससे आगे कहाँ की डिटेल्स हैं वो आगे वाले नंबर बताएंगे. ठीक है. सो यहाँ पर अगर N1 है तो इसको याद रखना है, अगर K है, अगर ये N2 है तो L है. अब जैसे कि एरिया तो बहुत बड़ा है, CP इज वेरी बिग, तो वहां पर कितने सुमन नाम के लोग रहते हैं उसका पता करना हो. सो मतलब N में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं N1 में,
एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एम का साइज उससे भी बड़ा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है उसका इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ रहे हैं और एनर्जी बढ़ रही है। तो वो हमें कैसे पता चल रहा है, दैट इज गेटिंग टू नो ओनली फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने हैं 2n² फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो वो k शेल में है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्योंकि साइज भी देखो तो छोटा है ना, ये इसमें येलो में, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट वाले में यहाँ पर 2 × 2 तो उसकी में L है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नेक्स्ट में डाला M, अगर मुझे 3 दिया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 3, तो मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18। और मुझे पूछ लिया कि आप बताइए N में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दैट इज 32, क्योंकि N का N क्या है, कैपिटल N का स्मॉल n क्या है 4, तो वैल्यू डाली तो 32 आ गया। सो ये तो रटे होते हैं, तो आप 10th क्लास में भी सीखते हो, नहीं करे डोंट वरी, यहाँ पर याद रखना है। सो ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चलती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, कि उस एरिया में सीपी में टोटल कितनी सुमन्स रहती हैं। डन। अब नेक्स्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये हमें 3D शेप के बारे में बताता है। 3D शेप की कैसी है उसके बारे में, शेप्स करेंगे ऑर्बिटल्स की, उसमें हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमें बताता है 3D शेप के बारे में, एंड इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, n-1। सपोज मेरे पास n की वैल्यू है 1, तो l की वैल्यू क्या होगी 0, l की वैल्यू होगी 0, ठीक है। n-1 क्या आएगा, 1 - 1 तो 0 आएगा। n की वैल्यू अगर मेरे पास 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 1। ऐसे n की वैल्यू 3 होती तो इसकी वैल्यू क्या होती 0 1 2। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। अगर वो दोनों सेम दे दी वैल्यूज तो गलत हो जाएगा, अगर इसको भी 1 इसको भी 1 ले लिया दैट इज रॉन्ग। और दीज एस, अच्छा इसको बताती हूँ पहले, और ये हमें ना सब शेल्स के बारे में बताती है। एल की वैल्यू टेल्स अस अबाउट सब शेल्स। कैसे, अगर एल की वैल्यू है 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4 में अगर एल की वैल्यू 0 आ रही है मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एस सब शेल में, ओके। अगर एल की वैल्यू 1 आ रही है तो मतलब वो पी सब शेल में प्रेजेंट है। अगर इसकी वैल्यू 2 आ रही है तो डी में है। अगर 4 आ रही है, अच्छा 3 आ रही है, 3 आ रही है तो एफ में प्रेजेंट है, ओके। 4 में आएगा तो जी आएगा, 4 आएगा तो जी, डी एफ जी। लेट मी जस्ट इरेज एंड राइट इट डाउन प्रॉपर्ली, एस पी डी एफ जी। एच आ जाएगा आगे, बट इतना ज्यादा नहीं आता, एफ तक ही आता है, तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। कैसे आएगी, सपोज आपके पास आ गया है 2p, 2p के लिए वैल्यू निकालनी है n की और l की। n की वैल्यू क्या है, जो नंबर फ्रंट पे रहेगा दैट इज टेलिंग यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 एंड 1। हमें पता है p के लिए वैल्यू क्या है 1, सो यहाँ पर इसका मतलब है l की वैल्यू क्या होगी 1। डन। ऐसे ही मेरे पास क्वेश्चन इसकी और भी क्या आ सकते हैं कि क्या 2f एग्जिस्ट करेगा, क्या 2f एग्जिस्ट करेगा, 2 है n की वैल्यू, दिस इज n वैल्यू, तो l की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 1, बट f के लिए तो होनी चाहिए 3, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 तो है ही नहीं। n की वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए हमेशा क्योंकि वो प्रिंसिपल है। तो इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग कौन सा वाला परमिटेड है और कौन सा वाला परमिटेड है कौन सा नहीं है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, है ना। तो इसके लिए ऐसे रहता है, अगर 1 है तो वैल्यू 0, 2 है तो 0 1, 4 है तो 0 1 2, ऐसे याद रखना है। एस एस पी एस पी डी एस पी डी एफ, तो ये 4 ऑर्बिटल्स आपको याद रखनी है, सब शेल्स का नाम पता होना चाहिए, ओके। तो ये था हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, 3D बता दिया एजीमुथल ने, मैग्नेटिक बताता है कि वो XYZ किस एक्सिस के लॉन्ग है, जैसे ये x है ये y है तो ये z है, तो जो भी सबशेल है SPDF वो किसके अलोंग है, वो x एक्सिस में है या वो y एक्सिस में है या उसकी शेप क्या है, दैट वी गेट टू नो फ्रॉम
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसकी वैल्यू क्या रहती है, लेट्स फाइंड आउट। अब इसकी वैल्यू क्या रहती है, सपोज मेरे पास एन एल एम, एन की वैल्यू है 2, तो एल की वैल्यू क्या होगी 0 1, एम की वैल्यू होगी -L2 प्लस एल, -L2 प्लस एल इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ पर 0 और 1, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी -1 0 प्लस 1, -1 0 प्लस 1। तो ये चीज़ बताती है। अगर मेरे पास इसकी वैल्यू होती 1, इसकी वैल्यू होती 0, तो वो 0 ही रहती, ठीक है, कुछ नहीं होता, 0 के ऊपर नीचे तो कुछ भी नहीं है। ऐसे इसकी वैल्यू होती 3, अब इसकी वैल्यू जब 3 है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन 0 1 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -2 -1 0 +1 +2। और ये क्या थी, इसको अगर लूँ मैं, दिस इज S, दिस इज P, दिस इज इंडिकेटिंग ओनली S, दिस इज इंडिकेटिंग S P और D। तो मतलब जब P की बात आती है उसमें 3 वेज हैं, 3 वेज हैं ऑर्बिटल्स के अरेंज होने के, ओरिएंटेशन के। जब D की बात आएगी तो मेरे पास है 5 तरीके हैं। तो वो कैसे हैं, वी विल डिस्कस इन शॉर्ट टाइम, ठीक है। सो ये हमें पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो अगर टोटल निकालने हैं, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम यूज दिस फॉर्मूला 2l+1, इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसकी भी वैल्यूज ऐसे दे दी, L वैल्यू M वैल्यू। अब SP-D-F मैंने बताया। अब S तो शेप के बारे में, इनके बारे में बात करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा रुक रही हूँ, मतलब आई एम टू एक्साइटेड टू टीच दिस थिंग, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो रोक रही हूँ अभी थोड़ा। ऐसे ही अब लास्ट वन आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे अर्थ है अपने एक एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करती है एंड सन के अराउंड भी, तो इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे रोटेट करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, सपोज ये पोर्शन है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है, एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे है, दूसरा ऐसे होगा, तो एक में 2 आए हैं तो हाफ हाफ, तो इसको लेते हैं +1 +½ एंड -½ ये +½ एंड -½ क्या है, मैग्नेटिक, ये स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू। स्पिन का मतलब क्या है, ये मोशंस देखो, ये ऐसे रोटेट कर रहा है और ये उल्टी घूम रही है कैट, एक जा रहा है क्लॉकवाइज, एक जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक जा रहा है क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है, तो जो क्लॉकवाइज जा रहा है दैट इज +½ जो एंटी क्लॉक है दैट इज -½ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी ऐसे नहीं रहेंगे, दोनों सेम साइड नहीं रहेंगे, दोनों हमेशा ऑपोजिट ही रहेंगे। मतलब अगर ये भी नीचे है तो ये भी नीचे आएगा, ठीक है। और इसको ऐसे दिखाते हैं या इसको ऐसे भी दिखाते हैं, हाफ ऑफ। तो इसका मतलब समझना है, दैट इज इंडिकेटिंग स्पिन, कि एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। सो इसकी वैल्यू आती है MS से, और MS की वैल्यू हमेशा +½ और -½ ही रहेगी। तो ये थे हमारे 4 क्वांटम नंबर्स एंड इनकी वैल्यूज N L M मैंने यहाँ पर बता दी है, ठीक है। ये सारा जो मैंने अभी पढ़ाया है, N इज टेलिंग यू साइज क्या रहेगा, उसका बढ़ता जाता है रेडियस की वैल्यू, और एनर्जी हमें N से पता चलती है। L बताती है सबशेल कौन सी है, S P D और F। देन हमें ML क्या बता रहा है कि उनकी ओरिएंटेशन क्या है, XYZ किस एक्सिस के अलोंग है। नेक्स्ट ऑर्बिटल्स को लिखना कैसे है वो बता दिया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल शेल में वो सब बता दिए हैं, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। एंड अगर इसमें MS मिसिंग है तो MS हमेशा या तो वैल्यू होगी +½ या होगी -½ ये 2 वैल्यूज ही रहेंगी इसकी। अब इसके क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इजी हैं, सबसे इजी हैं, फ्री के नंबर हैं। अगर जेई का आपने सिलेबस देखा हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर ना बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, ठीक है। सो इसको पढ़ना है अच्छे से। तो इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट इज देयर, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन अ शेल विद n = 3, n इज इक्वल टू 3 जब ये वैल्यू है। सो कैसे निकालते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है n²। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हो तो n² का मतलब क्या है, 3⁻², तो 9 इज द राइट आंसर। बट ये ऐसे कैसे आया फॉर्मूला उसको भी समझ लेते हैं। n इज इक्वल टू 3, तो l की वैल्यू क्या होगी, साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना। सो वैल्यू क्या है, 0 1 2, 0 S, P है और ये है D।
अब m की वैल्यू क्या होगी, ये तो 0 है, इसकी वैल्यू होगी -2 -1 0 +1 +2। तो ये वैल्यूज आएंगी 5 वैल्यूज। अब d में होते हैं 5 और d में है टोटल 5, ये 5 है। p में कितने होते हैं, -1 0 +1, तो इसमें है 3। एंड s में कितने हैं, s में एक ही है, 0 है, तो कुछ भी नहीं आता। सो टोटल ये नंबर कितना हुआ, 5 8 1 9, तो ऐसे 9 आता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू फाइंड इट आउट कि उसमें s भी है, p भी है, d भी है इन n इज इक्वल टू 3। तो n इज इक्वल टू 3 किस शेल को आपको बता रहा है, शेल के बारे में, K L M 1 2 3, तो इट इज इंडिकेटिंग M शेल। ओके, सो ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजिग्नेट द ऑर्बिटल फॉर द गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। इसकी आपको ऑर्बिटल बतानी है। n इज इक्वल टू 7, ओ माय गॉड, l इज इक्वल टू 3, तो 7 किसके लिए होगा। अब इसको समझने के लिए तो n तो 7 ही रहेगा। अब हमें l इज इक्वल टू 3 बोला है, तो वी नो S P D F, तो क्या आएगा 0 1 2 3, तो ये आएगा F 7F। तो ये 7F को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, n की वैल्यू तो सेम है एंड l की वैल्यू अगर 3 है, दैट इज इंडिकेटिंग SF। डन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम सेट्स आर नॉट वैलिड। ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट रहता है एग्जामिनर्स का, इससे क्वेश्चन वो पूछते हैं। ओके, सो यहाँ पर इसको कैसे बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने क्या बताया था, n की वैल्यू, चलो चेक करते हैं ए सेट को। n है मेरे पास 5, l है मेरे पास 2, m है मेरे पास 0 एंड s है मेरे पास +½ तो नॉर्मली 5 का क्या होना चाहिए, 0 1 2, तो m अगर 0 है तो ये -2 से +2 तक जाएगी, -1 0 +1 +2, तो s की वैल्यू है ms की ½ तो ये चलेगा क्योंकि mv है, lv जो है कम है इससे, एंड l की वैल्यू 0, ml की वैल्यू आ जाती है एंड s की वैल्यू, तो ये तो वैलिड है। इसको अरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, नॉट पॉसिबल, यही इनवैलिड है क्योंकि n की वैल्यू अगर 1 है ना तो l हमेशा 0 होगी, n -1 होगी। प्रिंसिपल तो यही है ना, दिस वन इज द प्रिंसिपल। सो यहाँ पर ये गलत हो गया। ओके, सो इसकी वजह से B इज द करेक्ट आंसर। फॉर योर प्रैक्टिस C और D को भी प्रैक्टिस कर लेना, बट क्वांटम नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसके साथ ही ये चीज खत्म होती है। अब हमने SPD की बात कर ली, बट पता तो हो S दिखती कैसे है, P दिमाग में इमेजिन तो हो कैसा है ये। तो जो बच्चे राइटर्स हैं या कुछ लिखना पसंद करते हैं या पेंटिंग्स हैं या आर्टिस्ट है ना, उनके दिमाग में हमेशा क्यूरियोसिटी रहेगी। या साइंस जो बच्चे चूज करते हैं ना, क्यूरियोसिटी इज द मेन थिंग विच मेक्स इट ईजी फॉर यू पीपल, एंड थोड़ा इंटरेस्ट बना के पढ़ोगे ना तो मजा भी आएगा। तो ये है, तो s ऑर्बिटल ऐसी दिखती है, स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप। इसीलिए इसकी जो ml की वैल्यू थी ना वो 0 आ रही थी, l की वैल्यू भी 0 आ रही थी, क्योंकि कोई डायमेंशन क्या है इसका, XYZ के अलोंग क्या दिखेगा, सब 0 है, इसका हर साइड से सेम ही दिख रहा है ना। ये तो है 1s के लिए, बट अगर सपोज 2s हो जाए तो 2s क्या होगा, एक और राउंड इसके अराउंड आ जाएगा, 3s आएगा, एक और राउंड इसके अराउंड आ जाएगा। तो बीच में एक एरिया आएगा, जिसे हम कहते हैं नोड। Node is the area that where probability of finding the electron is absolutely 0। तो सपोज ये सेकेंड नोड है, सपोज ये सेकेंड स्फीयर है, तो ये जो बीच का खाली एरिया है ना, दैट इज नोडल एरिया, नोडल जोन है। तो अगर 2s की बात है तो नोड्स कितनी होंगी इसमें, हमेशा n-1 नोड्स होंगी। तो मतलब अगर 2s की बात करें तो उसमें एक नोड होगी, 3s की बात करें उसमें 2 नोड्स होंगी, मतलब 2 ऐसे जोन्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 है, 0। एंड जो s है ना, ये न्यूक्लियस के सबसे क्लोज रहती है, सबसे क्लोज। ओके, सो इस चीज का ख्याल रखना है, स्फेरिकल शेप है। बट जब p की बात करेंगे ऐसे ही, हाँ यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है नोड के बारे में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इट रिड्यूसेस टू 0 इन नोडल सरफेस और सिंपली नोड्स, और इसका फॉर्मूला क्या है, n-1। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए 4s में कितनी नोड्स हैं, तो 4 - 1 3 नोड्स हैं उसमें।
है ना, इंटरेस्टिंग। नाउ जो P है, P में 3 चीजें हैं, Px, Py, Pz। अब Px को देखो, ये x एक्सिस के लॉन्ग है, चलो इसको अगर मैं x मान रही हूँ, इसको y और इसको z, y x, y z। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं अब, यहां पर अब क्या हो रहा है, z एक्सिस के लॉन्ग, x एक्सिस के लॉन्ग है ये, तो इसकी लोब्स बन रही हैं, 2 ऐसे पंखड़ी सी बन रही है ना, फूल के जैसे, तो इसे हम x एक्सिस के लॉन्ग है तो px कहेंगे। ये है y एक्सिस के लॉन्ग, तो y एक्सिस। यहां पर है z, ये है z एक्सिस के लॉन्ग, तो px, py, pz। अब मेरे पास जब l की वैल्यू आ रही थी 1, तो ml की वैल्यू क्या थी, -1, 0, +1 एंड 1 इज फॉर p। तो ये 3 चीजें क्या बता रही हैं कि 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz। इसको ऐसे दिखाते हैं, 1 2 px, py एंड pz, ऐसे इसको दिखाते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इनमें होगी, ठीक है, px, py, pz एक्सिस के लॉन्ग है जिसके, डन। बट अब d के लिए क्या था, d के लिए लिखो, d के लिए l की वैल्यू थी 2, तो m की वैल्यू क्या थी ml की, -2, -1, 0, +1, +2। तो इसकी वैल्यूज कैसे रहती हैं, यहां पर गिवन है 5 आती हैं, जैसे ये 5 है ना, -2, 2 + 2, तो 1 2 3 4 5। तो ये है dxy, dzx, dyz, dx² - y² एंड dz²। dz² में सिर्फ एक ही है और सेंटर में एक रिंग बनी हुई है, एक रिंग बनी है ना। और जो dx dyz है, जैसे dx को देखो, dxy को, तो जो ये पंखुड़ियां बनी हुई हैं, जो पैटर्न्स बनी हैं, वो x और y के बीच में है। ऐसे ही जो zx के बीच में बनी है, वो z और x के बीच में है। yz है जो वो y और z के बीच में बनी है। बट जो x² - y² है ना, वो किसी के बीच में नहीं जा रही एक्सिस के, ऐसे नहीं है वो, लाइक ऐसे नहीं जा रही, अब वो एक्सिस के अलोंग है, अलोंग द एक्सिस है। और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप क्लास 12th में जाकर डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ने वाले हो, क्योंकि ये ब्लॉक्स हैं। आप सिलेबस उठाकर देखो, आपको दिखेगा पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। पीरियोडिक टेबल में एस पी डी एफ मेंशन रहता है, वो यही है, ये डी है। तो जब डी एंड एफ का चैप्टर करोगे ना, उसमें ये चीज़ें आएंगी फिर से, ओके। z² में सिर्फ z एक्सिस के लॉन्ग एक लोब है, एक नीचे लोब है। जो ये बीच का एरिया है, इसमें प्रोबेबिलिटी 0 है, दैट इज शोइंग यू द नोड। इधर भी नोड थी, ये है एंगुलर नोड जो एक एक्सिस के लॉन्ग आ रही है। इसमें सिंपल रेडियल नोड थी, क्योंकि रेडियस है वहां पर तो सिर्फ सर्कल है, स्फेरिकल है। बट इधर वहां पर एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग नोड है ना। तो वो जो एक्सिस के लॉन्ग नोड रहती है ना, वो उसे कहते हैं एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, ओके। सो अगर टोटल नोड्स निकालनी हो एंगुलर एंड रेडियस, तो n - l - 1 रूल फॉलो होगा। अगर दोनों नोड्स निकालनी हो n - l - 1 रूल फॉलो होगा, ओके। सो ये सारी शेप्स थी। अब आपको आई गेस आइडिया लग गया होगा कैसे क्वांटम नंबर से हमें पता चल गया कि उनकी शेप क्या रहेगी। एंड ये 3D अरेंजमेंट ही बता रही थी एल की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या बता रही थी कि एक्सिस क्या रहेगा, किस एक्सिस के लॉन्ग क्या है, वो एल से पता चलता है, ठीक है। बट हाँ, -2 - 1 0 कैसे लिंक्ड है, ये हायर क्लासेस की बात है, आपके लेवल की नहीं है, और जेई में भी नहीं आएगी वो, क्योंकि बहुत हाई लेवल पे है, ठीक है। सो ये ऑर्बिटल्स की शेप की बात हो गई। अब हमारे पास टास्क आता है टू अंडरस्टैंड कि एनर्जी कैसे है इनकी फिलिंग की, हाउ आर दे गेटिंग फिल्ड। जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, किसकी एनर्जी सबसे कम, किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो मैंने क्या बताया था, अगर ये न्यूक्लियस है तो ना, अगर शेल्स है तो एस जो है वो न्यूक्लियस के सबसे पास है, पी डी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाता है ना, एनर्जी जो है नेगेटिव, मोर नेगेटिव होती जाती है। सो यहाँ पर सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, नेगेटिव कम, 1s की एनर्जी सबसे कम, फिर 2s की ज़्यादा, 2p की ज़्यादा, 3s, 3p, 3d, ऐसे जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, जो कि बोहर के एक्सप्रेशन में हमने करी थी, है ना। सो यहाँ पर जो आपने साइन नोट करा होगा, कहीं पे मैंने इक्वल टू डाला है, कहीं पे मैंने ये सिंबल डाल दिया,
सो इक्वल टू का मतलब क्या है, इन दोनों की एनर्जी सेम है, वी कॉल देम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट, दिस वर्ड इज इंडिकेटिंग कि सेम एनर्जी है, ओके। एंड देख सकते हो 2 2 3 3 3, तो जिनके क्वांटम नंबर्स n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो सेम है, जैसे n की वैल्यू 3 है तो उनकी सबकी एनर्जी सेम है, n की वैल्यू 2 है तो उनकी सबकी एनर्जी सेम है, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है दैट इज सेम, तो इसकी वजह से उनकी एनर्जी भी सेम होगी और ऑर्बिटल्स क्या होंगी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, सब कुछ जो मैं आज पढ़ा रही हूँ ना ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, और ये जेई के लिए बार बार बोल रही हूँ, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ रही है चीजें, एंड कमेंट सेक्शन में थम्स अप भेज दीजिए, साथ के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अब एनर्जीज को ऐसे इंडिकेट करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया 1s को सबसे नीचे रखा था, ग्राउंड फ्लोर नीचे रहता है, सो इसको कहते हैं ग्राउंड लेवल, ये है ग्राउंड लेवल। फिर 2s 2p 3s 3p है ना, सो ये आता है मेरे पास एक्साइटेड स्टेट, इसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट्स, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से ऊपर है, वो एक्साइटेड स्टेट्स हैं। ये आता है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे। ये आता है सिंगल, जो बोहर ने बताया था, सिंपल, जिसमें हम आइडियल केस अज्यूम कर रहे हैं। ये कैसे है समझेंगे, जस्ट हैव सम पेशेंस। ग्राउंड लेवल नीचे, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट जंप कर रहा है, ओके। सो इसके लिए अब कैसे फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की इन शेल्स में, तो उसके लिए ऑफ बाउ प्रिंसिपल आता है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप, कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिल्ड हो रहे हैं। तो ऐसे देखना है, 1s से आ रहे हैं 2s, 2s से 2p 3s, 3p के बाद तो 3d आना चाहिए था, ध्यान से देखो 3p आ गया, 3p के बाद 4s क्यों आ गया, 4s क्यों आ गया, हमने तो अभी सीक्वेंस पढ़ा कि 3d की एनर्जी आनी चाहिए, तो 3s 3p 3d 4s 4p 4d, बट अब पहले 3p क्यों आ गया। सो ये कैसे आएगा, सो ये आता है एनर्जी से, तो ये इससे पता चलता है कि 3s 3p फिर 4s फिर 3d। ये था मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि कैसे होता है। जैसे सपोज करो हाइड्रोजन में, सिंपल केस लेते हैं पहले फिर इसकी बात करेंगे। हाइड्रोजन में मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो कैसे, एक इलेक्ट्रॉन होता है, सो इसको कैसे लिखूंगी, 1s 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको कैसे फिल करूंगी, 1s 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही लिथियम का नंबर क्या है 3, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 1s 2। s में मैक्सिमम 2, अच्छा ये भी बता देती हूँ, s p d, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, ठीक है। सो उस अकॉर्डिंगली s तो फुल होगी, तो मुझे नेक्स्ट s में जाना पड़ेगा। सो लिथियम में क्या आ गया 2s, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 1, तो 2 + 1 3, तो ऐसे करते हैं। ऐसे मुझे सोडियम का करना है 11, तो कितना होगा 1s 2, पहले इसको देखकर लिख लेती हूँ, 2s 2p एंड 3s, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 बचे हैं, 2 4 4, एंड p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 10 हो गए, 1 बचा, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में फिल करने की, ठीक है, ऐसे फिल होगा। अब जो क्वेश्चन आता है इसको मैं रेज कर देती हूँ कि इन सब में डिफरेंट क्यों लिया हमने, इन सब में हमने ऐसा क्यों चूज करा है कि 4s पहले आएगा। ये डिपेंड करता है क्यों एनर्जीज पे, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम है, क्योंकि वहां पे ऐसा आ गया ना। अब हमारे पास क्या आता है n+l रूल। 4s में n की वैल्यू क्या है 4, l की वैल्यू क्या है 0, तो ये 4 आ गया। 3d में अगर मैं बात करूं 3 है n की वैल्यू, d l की वैल्यू क्या है d के लिए 2, तो ये क्या आ गया 5, तो कौन सी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू कम है 4s के लिए, तो ये वाला जो है पहले फिल होगा, ये पहले फिल होगा। ऐसे ही हमारे पास आगे जाकर 5d 6p एंड फिर से 7s, आगे जाकर फिर से ऐसे कुछ आने वाला है, सेम रूल फॉलो होने वाला है, ठीक है। बात आपको हमेशा यहाँ से आगे नहीं जाने वाली आपके लिए, ठीक है। सो याद हो जाती हैं, घबराना नहीं है, फर्स्ट टाइम होता है सारी चीज़ों का, और एक दिन में सारी चीज़ें नहीं सीख पाते, जस्ट टेक बेबी स्टेप्स। अब इसको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के कुछ रूल्स हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट हैं किसी एटम में, उनके चारों क्वांटम नंबर जो है ना उनकी सेम वैल्यू नहीं हो सकती।
नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। जैसे 1s2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो इसके लिए अगर मैं वैल्यू लिखूं, n की वैल्यू क्या है 1, l की वैल्यू क्या है दैट इज 0, ml की वैल्यू क्या है वो भी 0। तो ये दो चीजें तो सेम होगी। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रही हूँ और फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू ये है, ms रहता है अभी, तो एक होगा क्लॉकवाइज। अब दूसरे के लिए भी तो सेम ही इलेक्ट्रॉन उसी शेल में है, सो ये 1 है, L0 2 0, बट अब वो उल्टी डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो ये -12 आ गया। तो -12 ने क्या बता दिया कि ठीक है 3 तो सेम हो गए, बट जो चौथा आया वो डिफरेंट होगा। तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया था कि आप इनको ऐसे नहीं रख सकते, दोनों सेम साइड नहीं होंगे, क्योंकि फिर सेम हो जाएगी वैल्यू, दैट इज नॉट परमिटेड। ओके, सो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया था। समझ में आई बात? तो नेक्स्ट आता है हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ये क्या कहता है, सपोज मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का नंबर कितना है 8, सो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे 1s 2s 2p 3s। देख लेते हैं 1s2 2s2 4 हो गए, तो 4 बचे, तो 4 यहाँ पे फिल हो गए, अगली s की जरूरत ही नहीं है। अब इसको मैं बॉक्सेस की फॉर्म में ड्रॉ करूं, तो s में तो सिंगल रहता है 1s2 2s2, 2p में कितने होते हैं 3 पोर्शंस। अब 4 को कैसे फिल करेंगे हम, तो उसने ऐसा बोला कि आप ये नहीं करोगे कि 4 ऐसे फिल कर दिए, दैट इज रॉन्ग। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम शेल, इलेक्ट्रॉन जो सेम शेल को बिलोंग कर रहे हैं पीडीएफ डज नॉट टेक प्लेस, तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक सारी शेल्स में सिंगल ऑक्युपाइड नहीं होंगे वो। मतलब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू पुट इलेक्ट्रॉन्स लाइक 1 2 3। अब तीनों सिंगल सिंगल हो गए, फिर सिंगली ऑक्युपाइड है, अब मैं पेयरिंग स्टार्ट कर सकती हूँ, अब इसमें पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो दिस इज हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तो ये कुछ रूल्स हैं, फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे तो फॉलो कर रहे हैं, जैसे लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम का नंबर क्या है 3 4 5 6 7 8 9 10। लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1s 2s 2p लिखा है, 1s2 2s1 सिंगल। बट अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन की, अब इसमें भी 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 बचे, तो 1 2 3 4 5, बट ऐसे नहीं करा है उन्होंने, पहले क्या करा सिंगल सिंगल फिल करे फिर उनको ज्वाइन करा है। सो ये किसने दिया था, हंट्स रूल ने हमें बताया था। अब ये सब होने के बाद भी कुछ एक्सेप्शंस तो रहती हैं। केमिस्ट्री क्या है एक्सेप्शंस के बिना, तो उसके लिए हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। हैवी से एलिमेंट्स के नाम सुन लिए, अभी तक तो 20 से ऊपर बढ़ते ही नहीं हो कैल्शियम से आगे, बट इनके याद रखने पड़ेंगे। जैसे पहले कॉपर की बात कर लेते हैं, कॉपर का नंबर है 29, तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो सब लिख रहे हैं ना, ये जो मैंने लिखी है ये वैल्यूज, ये इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो मैं कॉपर की लिख रही हूँ 1s2, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। काउंट करो, क्या 29 इलेक्ट्रॉन्स हो गए? हाँ 29 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये होनी चाहिए थी एक्सपेक्टेड, बट दिस इज रॉन्ग। अब ये रॉन्ग कैसे होगी? अब ये रॉन्ग इसलिए हुई और राइट वाली है ये वाली। अब डिफरेंस भी बताती हूँ क्या है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के डी में डाल दिया। क्यों डाला बताती हूँ। तो डी में कितने हो गए 3d 10 इलेक्ट्रॉन, डी में हो गए 3d 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये हब एप्लीकेबल है। पहले अरेंजमेंट क्या था अकॉर्डिंग टू दिस वन अरेंजमेंट, मैं लास्ट वाला लिख रही हूं सिर्फ, 4s2 3d9 फिल करने हैं, इसमें 5 होते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा है अकेला सा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है। इसको ना प्रॉपर वे में रखना है, सिमेट्री जिसे कहते हैं, सिमेट्रिकल वे में रखना है। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया,
1 और 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। अरे मैंने ज्यादा ड्रॉ कर दिए। सो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 5 और आएंगे, 1 2 3 4 5। सो हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल, इस चीज को पल्ले बांध लो, अपनी गांठ बांध के सुन लो। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल, क्योंकि नेचर लव सिमेट्री। नेचर लव सिमेट्री इसी वजह से क्रोमियम कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये वाली फॉलो होगी, ना कि ऊपर वाली। नीचे वाली कॉन्फ़िगरेशन इज द राइट वन। ओके, इस चीज को याद रखना है। अब मैं बात करूं, अगर मैं अब बात करूं क्रोमियम की, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, कोई बताएगा मुझे? इसका एटॉमिक नंबर है 24। क्रोमियम इज 24। अब इसको ड्रॉ करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। क्या ये सही है? ठीक है ये। बट अब फिर से यहां पर क्या हो गया, 3d4। मैंने क्या बोला था, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड आर मोर स्टेबल। तो इसकी राइट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। सो ये वाली जो है राइट कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड हो गई। तो अब इसमें अरेंजमेंट क्या है, ये 1 2 3 4 5। तो ये काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में कि क्रोमियम की राइट कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है। दिस वन इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन। देखो सारे सिमेट्रिकल है ना, सेम साइड सेम अच्छे लग रहे हैं। इसमें नहीं उल्टा हो जाता, इसमें ये पेयर्ड रहता और ये अनपेयर्ड रह जाते और एक डब्बा खाली रह जाता। तो इसी वजह से बता दिया रूल, सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री। इसी वजह से ये दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनका आपको याद रखना है। ऐसे ही मेरे पास नाइट्रोजन, इसमें दिखाती हूँ, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कौन ज्यादा स्टेबल है यहाँ पर, नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये हाफ फिल्ड है। ओके, सो ये सारे जो रूल्स हैं ये सारे आपको ट्रेन करते हैं एटम्स के लिए, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आपको पूरा एड्रेस बता देते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रॉन को आप प्रोबेबिलिटी तो बता सकते हो, वो सारी हमने आज कर ली है। तो अभी समराइज कर लेते हैं लेक्चर को। चलिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए आज हमने क्या करा। वी स्टार्टेड टुडेज लेक्चर विद बोहर्स ऑर्बिटल्स, बोहर्स एनर्जी, कैसे एनर्जी को मेजर करते हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है या वापस आता है ना, उस चीज के बारे में। देन वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। कौन से प्रिंसिपल करे, हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करी, एंड वी टॉक्ड अबाउट हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिन्होंने बताया कि ये आप साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते दो चीज़ों को, है ना। उसके बाद ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट्स में क्या डिफरेंस है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्विकली आंसर मी कि ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। उसके बाद क्वांटम नंबर्स की बात है कि वो एड्रेस बताते हैं। तो क्या अभी आपको एड्रेस पता चल गया? नहीं पता चला है तो थोड़ी प्रैक्टिस करो। पहली बार तो गूगल मैप देख देख कर जाते हो ना किसी रास्तों पे, पहली बार किसी स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो गूगल मैप देखते हो। बचपन से जा रहे हो तो रास्ता देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सेम चीज़ यहाँ पर, पहली बार देख देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इस चीज़ के, बट धीरे धीरे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली है कहाँ पर। ठीक है, तो वो क्वांटम नंबर्स ने बता दिया। उसके बाद हमने सारे रूल्स पढ़े, ऑफ बाउ, पॉली, हंड्स, ये सारे रूल्स कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इन ऑर्बिटल्स, एंड देन एक्सेप्शनल केसेस एट द लास्ट। ओके, सो क्या क्या करा, बोहर्स ऑर्बिटल, ऑर्बिट, रेडियस, एनर्जी, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, यस, रेडिएशन का ड्यूल नेचर हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में कर लिया था। इसके बाद हमने करे दो प्रिंसिपल इसमें, वो इसी का पार्ट है, एंड देन ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर्स, इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रिंसिपल्स कौन कौन से, ऑफ बाउ जो बता रहा था कि एनर्जी कैसे है, पॉलीस प्रिंसिपल, एंड देन हंड्स रूल। अच्छा, हमने ऑर्बिटल्स की शेप की भी बात करी थी, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये है हमारे आज के टॉपिक, इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है, एंड नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर जिसमें हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल की।
तो जिसको डाउट आता है ना कि मैम इतना सारा प्रोडक्ट टेबल कैसे याद रखे, वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, सारी ट्रिक्स एंड टिप्स इन नेक्स्ट क्लास। बट अभी जो मैंने पढ़ाया है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने करवाया है, लिखा है, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन द टेलीग्राम चैनल, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसका लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। बट आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगा हो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड लाइक करके जाइए कॉमेंट सेक्शन में। बट दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।